भैया अगर ईवीएम हटा दी जाए जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर 20 से 21वां विधायक जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। ये तो सर बहुत बड़ी बात कर दी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ। जी मंत्री जी, आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन रहा अभी तक सर, जब से आपने राजनीति में कदम रखा? कोई ऐसा चेहरा आपके उसमें हो? अब मैं आपसे अगर कहूँ, मुझे दो लोगों ने बहुत प्रभावित किया। जी जी सबसे पहले तो विधायकों को कमीशन लेना बंद करना चाहिए जी। अच्छा, कार में और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, जी। कभी कोई नहीं बता सकता। आप जानकारी कर लो, हमने 1 रुपया कमीशन नहीं जी। दिया। नौकरियों को हमने गरीब लोगों को नौकरियां दी और फ्री में नौकरियां जी, लिस्ट में दे सकता हूँ। आज तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की भाजपा के नेता हैं वो सबसे ज्यादा कायर, कमजोर और सिद्धांतहीन व्यक्ति के तौर पर समाज बिल्कुल सारे गलत काम हो रहे हैं। बताया विधायक का किसका टिकट उन्होंने फ्री में दे दिया, किसी सब बेचे जा रहे हैं। जी हमारे पर तो मुकदमे लिखते ही रहते हैं जी, कार्रवाई होती ही रहती है। हम आज भी एसी का प्रयोग नहीं करते, आप देख लो हमारे। तो हम जेल को बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि सत्य के लिए आपको कि भगवान पर सब चीजें ना पेंडिंग में आप डाल दो जी, आप खुद कर्म कर लो जी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दिया था, मैं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले ली थी देश के नागरिकों की मृत्यु के लिए अपने को उत्तरदायी मानता जी। हूं और मैं रेल लेकिन आप कोई रेल मंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए इस रेल मंत्री का तो गिनी जापुक में नाम दर्ज हो जाएगा। कम से कम आप लिस्ट बना के देख लो, 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं तो कह सकता हूँ, जब से राजनीति में आया हूँ आज तक जी, हमने अपने चरित्र पर समझौता नहीं किया, जी। सिद्धांतों पर समझौता नहीं। आप मीडिया की मुख्य धारा से होते तो मैं मना कर देता जी, आपको ताज्जुब नहीं होगा कि मैं सालों से अखबार नहीं पढ़ता जी। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो रहा था, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति चाहता था कि हमारा देश जीते जी। लेकिन अब मीडिया में जो चैनल में थे वो कराची पे कब्जा हो गया, फलाना हो गया। अरे तुम जोकर हो कि मदारी हो, झूठ बोल रहे हो कि कल को तुम सच बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं। उसको भी झूठ, पूरा दुनिया आप पर हंस रहा है जी कि आजादी के 75 साल टूट के तावीज आवीज बांधने वाले और सांप पकड़ने वाले सफेरों का। और मुझे आज जानकर के यही कष्ट होता है जी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि थाली बजाओ और कोरोना चला जाएगा। जी जी, आज यही काम हो रहा है। सरकार को जिसको निपटाना होता है तो उसके पीछे मीडिया लगा देती है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा अमर उजाला ने छापा था कि बादशाह सिंह के पास 2 क्विंटल सोने का सिंहासन। जी तो मैंने जैसे ही मुकदमा किया कानपुर कोर्ट में तो उनकी जान निकल गई। जी। मैंने कहा यार तुम लोहे का 2 क्विंटल का दिखा दो हमारे यहाँ। सोने का सर बताया? हाँ, अमर उजाला ने मुख्य पृष्ठ पे छापा था जी। बादशाह सिंह के पास 2 क्विंटल सोने का सिंहासन। प्रधानमंत्री की एक रैली में 1 करोड़ का एसी पंडाल लगता है जी। 5 जिले की रोडवेज की सब बसें लाई जाती है, पूरी पुलिस प्रशासन, करोड़ों रुपए की होर्डिंग लगती है। जी, ये है तो जनता का पैसा। जी। मैं तो आज तक होर्डिंग ही नहीं लगाया कभी, आपने देखी नहीं होगी हमारी। हम कहते हैं कि भाई अगर लोग हमको हमारे काम से नहीं जानते तो होर्डिंग लगाने से कैसे जान जाए। जी जी। पहले खादी का कुर्ता पजामा पहन के कोई नेता निकलता था तो लोग श्रद्धा से खड़े हो जाते जी। कोई समाज सेवी जा रहा, जी बिल्कुल, किसी क्षेत्र का अच्छा व्यक्ति जा रहा है। आज लोग भयभीत बात कर रहे हो। मेरे परिवार में मेरे बेटे कोई राजनीति में नहीं, राजनीति से दूर भी रखना चाहता हूँ जी। मैं कह भी देता हूँ कि जब बेटा तुम्हें कोई काम ना मिले तो रेलवे स्टेशन में भीख मांग लेना। तो देखिए 4 पहिया में जो मोटी गाड़ियां निकलेंगी, जो बड़े लोग निकलेंगे उनको प्रशासन चेक नहीं करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन मोटरसाइकिल में अगर 2 आदमी जा रहे हैं, उनका घर का कोई आदमी बीमार हो गया, कोई गरीब आदमी तीसरा सदस्य लेके जा रहा है तो उसका चालान 1500 का जी। अब इतना बड़ा आदमी होता तो 4 पहिया गाड़ी ना ले लेता। पूरे देश के जितने यूपी में 100 करोड़ से ऊपर के ठेके हैं सब गुजरातियों के पास। मतलब पूरे देश गुजराती चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या सर बात आती है, क्या बुंदेलखंड को सर अलग राज्य बनना जरूरी है या नहीं सर? नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि सोच से आता है, जो हर दिल को जोड़ दे वही नेता कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99 और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रहने वाले हैं हमें बुंदेलखंड की राजनीति का जाना माना नाम और जो कोई परिचय की मोहताज नहीं, आप सभी जानते होंगे। 4 बार विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय श्री कुंवर बादशाह सिंह जी हैं। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मंत्री जी कैसे हैं मंत्री जी? मैं ठीक। मंत्री जी बात आती है कि आप राजनेता हैं या समाजसेवी? मंत्री राजनेता तो मैं कभी बन ही नहीं पाया, ना मैं बनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जी सेना में अफसर थे जी, किसान थे जी। मुझसे पहले हमारी परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति नहीं था जी। उनके दुखद निधन के बाद जी, जिस समय पिताजी का हमारे निधन हुआ मैं 15.5 साल का था जी विषम परिस्थितियों के कारण मैं राजनीति में आया जी। ये सच बात है कि राजनीति मुझे कभी भाई नहीं जी, लेकिन ये सच बात है कि मैं राजनीति को छोड़ भी नहीं सका जी। तो बहुत ही कम उम्र में मैं नगर पंचायत खरेला का चेयरमैन हो गया जी। कितनी उम्र थी सर जैसे जब नगर पालिका चेयरमैन बने सर? उस समय मैं 26-27 साल का था, मतलब युवा अवस्था में सर? हाँ जी। तो मैं यहाँ का चेयरमैन बना। फिर इसके बाद में जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी जी
तब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी होता था जी और 425 विधायक होते थे जी तो उनमें एक विधायक मुझसे 6 महीने छोटा था, अकबरपुर का पवन पांडे। जी बाकी पूरे उत्तरांचल समेत जो यूपी था उसमें सबसे कम उम्र का विधायक मैं। जी जी तो मौदहा के बड़े दिल वाले महान मतदाताओं का मुझे आशीर्वाद मिला जी और मैं उनसे में हमारा मार्गदर्शन जो करते थे जी वो स्वर्गीय राजकुमार गुरुदेव टिल्लू भैया थे। जी बहुत बड़ा दिल था उनका जी और उन्हीं की कृपा से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी जी और मित्र और परिवार शुभचिंतक लोगों का भी मुझे सहयोग मिला। हमारे जो बड़े भाई थे परिवार के वो लोग भी अपना मदद करते थे, स्वाभाविक होता ही है। जी ये मंत्री जी 4 बार विधायक बनने का अनुभव कैसा रहा मंत्री जी? क्योंकि 4 बार विधायक मंत्री जी बहुत होता है। मेरी विधानसभा पर अगर आप नजर डालो तो उसमें एक विकास खंड है मुस्करा, उसमें हमारी जाति के लोग ही नहीं, एक आध गाँव छोड़। जी बिल्कुल अपनापन मिला और जो मैं करना चाहता था। जी कई बार मैं अपनी सरकार से ही भिड़ बैठा, अतिक्रमण हट रहा था जी तो मुझे लगा बुंदेलखंड में बेरोजगारी बहुत है और एक छोटा पटरी पर काम करने वाला आदमी एक परिवार का सहारा होता है। जी तो मैंने कहा मैं नहीं हटाने दूंगा, मैं खरेला मुस्करा मौदहा कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा। और मैं बीजेपी का विधायक था, सरकार भी बीजेपी की थी जी लेकिन मैंने नहीं हटने दिया। जी महोबा जिला बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था तो पुष्कर जी के नेतृत्व में हम लोग धरने पर बैठे थे तो मैं रूलिंग पार्टी का विधायक था। जी हमने भी गिरफ्तारी दे दी तो रात में हमको बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, कल्याण सिंह, फिर भाई तुम रूलिंग पार्टी के और उधर धरने में बैठे थे। बाबूजी बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे मरना है। जी तो सरकार तो आज है नहीं रहेगी, जी बिल्कुल पद है नहीं रहेगा। जी तो जब उन लोगों ने आवाज़ दी तो मैं चला गया। तो नेताओं में बड़प्पन होता तो हंसने लगी, बोले कोई बात नहीं। जी तो काम करते समय मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं सत्ता का हूँ या विपक्ष का। जी ये भी नहीं देखा कि इसने हमारा सहयोग किया कि नहीं किया। और आज राजनीति की जो गिरावट आई है देखते देखते जी उससे मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है जी और भारत का जो लोकतंत्र है उसकी साख और विश्वसनीयता आम जनमानस में समाप्त होती जा रही है। जी हम लोग एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जी कि अभी भी अगर राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को समझ नहीं आई जी और उन्होंने सुधार नहीं किया जी तो फिर कभी कभी देश की जो महान मतदाता हैं वो स्वयं फैसला लेते हैं जी और परिस्थितियों में बदलाव लाते हैं। आज आप देखिए कि न्यायपालिका में गरीब आदमी पहुंच से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल तो आपको न्याय उपलब्ध हो ही नहीं सकता। राम राज्य की जो महात्मा गांधी का सपना था जी उसमें ऐसा भारत नहीं था। नशाबंदी पर उनका जोर था, आज गांव गांव में ठेके खोले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हाँ। अभी आपने देखो 5000 स्कूल का कल ही फैसला आया सर। 5,000 नहीं 27,000 जी। हो गए, 5,000 पहले उसमें जी पहले चरण में। हाँ बंद हुए। और जहाँ शराब की दुकान एक थी वो 2 हो गई। जी तो जहाँ आदमी सच और झूठ का पारखी न रह जाए, जी निष्पक्ष न्याय करने के लिए तैयार ना हो, जी वहाँ ये स्थिति आकर के खड़ी हो जाती। जी मंत्री जी, आपको बुंदेलखंड में आपने राजनीति की है तो बुंदेलखंड की इस समय आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? बुंदेलखंड क्या समस्या सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित है? बुंदेलखंड में समस्या सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरी समस्या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हीरा निकलता है, बिल्कुल, लेकिन उसको तराश रहे हैं जयपुर वाले जी, जबकि यहीं पर फैक्ट्री लगानी चाहिए, यहीं पे पॉलिश होनी चाहिए, यहीं पे कटिंग। हाँ जब हमारे बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंड वालों को ही मिलना चाहिए। हाँ, हर जगह समस्या ही समस्या है। मंत्री जी बुंदेलखंड को और आप पलायन हो रहा है गांव से लोगों का। जी बेरोजगारी यहाँ पर चरम है। अभी देखिए पहले 21 विधायक होते थे जी, अब जनसंख्या के आधार पर वो हुआ परसीमन जी, तो 2 और कम हो गए। 21 विधायक मिलके तो विकास कर नहीं पाए, अब 19 क्या करे। जी सबसे पहले तो विधायकों को कमीशन लेना बंद करना चाहिए जी। अच्छा कार में और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, जी। कभी कोई नहीं बता सकता। आप जानकारी कर लो, हमने 1 रुपया कमीशन नहीं दिया जी। नौकरियों को हमने गरीब लोगों को नौकरियां दी और फ्री में नौकरियां जी, लिस्ट में दे सकता हूँ आज। और हर जाति के लोगों को, हर मजहब के लोगों को मौका दिया जी, ठेके दिए तो मुफ्त में दिए जी, लेबर कोर्ट नहीं दी कोई बुंदेलखंड में। तो मैं श्रम मंत्री था तो झांसी के लेबर कोर्ट की स्थापना मैंने की। जी, जब भी कोई विवाद होता था तो जाइए आप कानपुर, एक फैक्ट्री मालिक से एक मजदूर क्या लड़ सकता है। जी, मैंने झांसी में लेबर कोर्ट की। और जब मैं श्रम मंत्री बना तो
पिछले 10 साल से जो फैक्ट्रियों में संगठित श्रमिक काम कर रहे थे उनकी वेज नहीं बढ़ा था जी। मैंने 10% सबका बढ़ाया तनख्वाह अपने समय में। हमने ही सेज लगाया यूपी में सबसे पहले कि 1 करोड़ के ऊपर के जितने निजी और शासकीय प्रकल्प होंगे उनमें सब में जी 1% वो लिया जाएगा जी टैक्स जी। और उससे आज श्रम मंत्रालय की स्थिति ये हुई। मैंने ही लेबर कोर्ट के जजों को बुलाया कि 10-15 साल से आप जजमेंट नहीं दे रहे जी। आप मेरिट के हिसाब से जो उपेक्षित हैं मजदूर हैं फैक्ट्री मालिक सताए गए हैं तो फैसला करिए जी। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जहाँ भी रहा तो मैंने अपने काम की छाप छोड़ी। हम लोग इंसाफ से न चलाते थे, बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ते थे। बिल्कुल सर। तो महोबा में मदन सागर की जलकुंभी 10 लाख नगर पालिका ने खर्च किया, 10 लाख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खर्च किया और नहीं साफ हुई, लेकिन हम लोगों ने साफ करके दी बिल्कुल श्रमदान से। मोदहा के पास भगत बाबा के स्थान 1 किलोमीटर लंबी नहर श्रमदान से बनवाई जी। कई व्यायामशालाएं खुलवाई, हर साल 101 गरीब लड़कियों की शादियां और उसमें मुस्लिम भी, दलित भी, पिछड़े भी, अगड़े भी, सारे लोगों के एक साथ कार्यक्रम होते थे। लोग कहते थे यहाँ छुआछूत बहुत है, एक ही जगह सब हो रहा, कुछ नहीं जी। यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, नेतृत्व अच्छा नहीं जी। छोटी छोटी बात के लिए हम लोग समझौते करते जी, जबकि समझौता अपने लिए नहीं अपने समाज के हित में करना चाहिए और संघर्ष भी करना चाहिए अगर हमारी कोई आवाज पर सुना करना है। क्या सर अब बात आती है क्या बुंदेलखंड को सर अलग राज्य बनना जरूरी है या नहीं सर? अब बुंदेलखंड राज्य की मांग बहुत पुरानी है जी। जब यहाँ सभी रियासतों का बुंदेलखंड में विलय हुआ जी तो उस समय बुंदेलखंड राज्य की मांग उठी थी जी और सबने एग्रीमेंट किया था जी भारत सरकार के गृह सचिव के साथ कि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। मंत्री जी आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन रहा अभी तक सर, जब से आपने राजनीति में कदम रखा? कोई ऐसा चेहरा आपके उसमें हो? मैं आपसे अगर कहूँ मुझे 2 लोगों ने बहुत प्रभावित किया जी। एक स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और एक अगर युवाओं में देखें वर्तमान में तो अखिलेश यादव जी। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं और बेबाक बात करना। वो आदमी कभी मिलो आप राजनीतिक है ही नहीं जी। उसे जो कहना है वो सीधा सीधा आपके सामने कह दे जी। जबकि राजनीति में आजकल लोग सामने कुछ कहेंगे, आपके जाने के बाद कुछ कहेंगे, आपको फील्ड में भेजेंगे, फिर आपको जांच पड़ताल करने के लिए आपका एक विरोधी लगाएंगे जी। तो मेरा भी लंबा राजनीतिक जीवन रहा, विभिन्न प्रकार के नेताओं से साबका पड़ा जी। उस हिसाब से मैंने जो निष्कर्ष निकाला तो पुराने नेताओं में मुझको राजमाता विजया राजे सिंधिया का व्यक्तित्व बहुत ही सादगी से भरा हुआ, दया और ममता करुणा जी उनके अंदर मैंने देखी। और नए जो नेता देश के अंदर जी उनमें अखिलेश यादव जी हैं, उनके अंदर एक विजन है जी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए। उनका एक नारा था कि काम बोलता है। नहीं, काम तो उनका बोलता है, इसके अलावा एक स्पष्ट उनके पास विजन है जी कि हम मजदूरों के लिए क्या करेंगे, दलितों के लिए क्या करेंगे, पिछड़ों के लिए क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए क्या करेंगे, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई कैसे कम हो, भ्रष्टाचार कैसे कम हो। और वो लोग अपना वो जो तैयारी कर रहे हैं इस बार, उनकी तैयारी व्यवस्था परिवर्तन की जी। अभी तक चुनाव हुए, 5 साल में सत्ता परिवर्तन हुआ, नेताओं की नेम प्लेट बदल गई, अधिकारियों की बदल गई, कार्यशैली नहीं बदली। तो क्या इस बार अखिलेश जी पूरा ये विजन लेके चल रहे हैं कि हम सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जवाबदेही, संवेदनशील और जिम्मेदार नौकरशाही को उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आप काम करते हुए 2027 के बाद देखेंगे। क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था जी, संविधान में जो उनकी परिकल्पना थी कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं सका जी। सरकारों की नीयत ठीक नहीं रही, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं रही, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अमीर और अमीर होता चला गया जी। अब यहाँ नितिन गडकरी का एक बयान आता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वो तो एक अंधा आदमी देख रहा है जी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में न कभी जाति की राजनीति की, न धर्म पर आधारित राजनीति की, और न कभी हमारी टीम में आप जान नहीं सकते कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन पिछड़ा है, कौन सामान्य वर्ग का। मेरे पिताजी भी बहुत न्यायप्रिय थे जी और इस क्षेत्र में गरीबों में बड़े लोकप्रिय थे। पंचायत वो करते थे तो बड़ी निष्पक्ष करते थे जी।
तो विरासत में मुझे उनसे ये मिला, उनका ये आदेश था कि घर में जो रोता हुआ है वो हंसता हुआ लौट करके जाए। जी। और राजनीति एक ऐसी अंधी सुरंग की तरह है जिसमें प्रवेश करने वाला आदमी इस आशा के साथ आगे बढ़ता है कि आगे रोशनी मिलेगी, जी। पर रोशनी नहीं मिलती। अभी तक सर आपको नहीं मिली क्या? वो अंधेरे में ही जीवन शुरू करता है, अंधेरे में ही खत्म कर देता है। जी। जी मंत्री जी। तो जी मंत्री जी 4 बार विधायक रहे, तो जनता का आपने जो विश्वास है वो कैसे जीता इतना 4 बार में? जी। मैं साल में एक बार दरवाजे जाता था, मैंने पत्थर नहीं लगाया, कभी तुलादान नहीं करवाया जी। और झूठे वादे नहीं किए, किसी गांव में झगड़ा फसाद कराने की कोशिश नहीं की। हमारा एक रामपाल चैतु नेता था, वो हमारा विरोध करता था, वो बसपा का था। जी। जब मैं विधायक हो गया तो एक सप्लाई इंस्पेक्टर ने चमचागिरी करने के लिए, खुश करने के लिए उसको निलंबित कर दिया, उसके राशन की दुकान। मैंने उसको बुला के पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जी। तुम्हारे सभी कोटेदार लगभग भ्रष्ट हैं और सबकी शिकायतें हैं। जी। बोले वो आपका विरोध करता था। मैंने कहा कि ये मेरा काम है। जी। कौन मेरा विरोध करता है, कौन समर्थन करता है? तो विरोधियों से भी मुझे प्रेरणा मिलती है, अपने में जो कमियां है उसे ठीक करने का मौका मिलता है। जी। उसके 4-5 बच्चे हैं। जी। परिवार को उसका भूखों मर जाएगा। कल ही उसका जो राशन की दुकान है वो बहाल कर दूंगा। जी। तो मेरी अपना एक राजनीतिक शैली अलग ढंग की रही, कहीं पत्थर ही नहीं मिलेगा आपको पूरी विधानसभा में, और लगभग 16-17 छोटी बड़ी नदियों में पुल बनवाए मैंने। मतलब सर आपने कभी दिखावा नहीं किया? बहुत काम किए हैं जी। और मैं कैबिनेट मंत्री रहा, कभी विजिटिंग कार्ड नहीं छपा और कभी मिलने वाले को यह एहसास नहीं हुआ कि मैं किससे मिल रहा हूँ। जी। हाँ, और मैं जैसे गांव में हमेशा साल में एक बार दरवाजे जाता था और लगभग 70% अपने महान मतदाताओं को नाम लेके बुला सकता था। जी। मतलब इतनी। जी। तो मुझे वहाँ से लोगों का बहुत प्यार मिला। जी। अब देख लो। जी। दूसरा आप ये भी देख लो कि आप बकरी ले रहे हो लोन पर, गाय ले रहे हो, जी। भैंस ले रहे हो, छोटी सी कोई दुकान कर रहे हो, हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद अगर उसमें आप पैसा नहीं लौटा पा रहे हो तो आपकी कुर्की हो जाएगी, आप जेल चले जाओगे। जी। पर एक उद्योगपति जी अगर देश की जनता के गरीब के टैक्स का दसियों हजार करोड़ लाखों करोड़ रुपया गंवा दे तो सरकार उसको बाकायदे लोकसभा में माफ कर देती। जी। जबकि उसको सहारे की जरूरत नहीं है। जी। सहारे की किसान को जरूरत है। बिल्कुल सर। सहारे की मजदूर को जरूरत है। सहारे की बेरोजगार युवा जो घूम रहा उसको जरूरत है। जी। तो उनको तो कोई सहारा मिल ही नहीं रहा। कभी भूख से भी कोई आदमी मर जाए गरीबी के कारण तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा बीमारी से मरा है। जी बिल्कुल। जबकि कई ऐसी घटनाएं अभी भी गांव में बहुत गरीबी है, इसलिए कि हम लोगों ने जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनको तोड़ दिया जब से ये केंद्र में सरकार आई। जी। अब तो 100 करोड़ से नीचे का कोई काम ही नहीं आता। अब देख लो ना। जी। तो 100 करोड़ रुपए हो तब काम करो। जी। तो जब बड़े बड़े बिल्डर शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई तो छोटे छोटे बेरोजगार लड़के जो छोटी पूंजी लेके एक ग्रुप बना करके छोटे मोटे प्लाटिंग का काम कर रहे थे वो घर बैठ गए। जी बिल्कुल। उनके मेट बन गए, कमीशन एजेंट बन गए। जी। टोल देखो आप पूरे उत्तर प्रदेश के सब गुजरातियों के पास। बिल्कुल सर। पूरे देश के जितने यूपी में 100 करोड़ से ऊपर के ठेके हैं सब गुजरातियों के पास। मतलब पूरे देश गुजराती चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा देश गुजरातियों की सेवा में लगा हुआ है। जी। अभी उज्जैन में जी हवाई और सप्त ऋषि जो बने हुए थे महाकाल में उनकी मूर्तियां गिरी और टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसमें जो इनने पैसा लिया था जी वो लिया था इटली के मार्बल का। जी। कि हम सबसे अच्छा जो इटली का मार्बल है उसकी मूर्तियां बनाएंगे। जी। बाद में पता चला वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी। जी। अपने अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन गुजराती कंपनी ने बनाया, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। जी। वो उसके थोड़े दिन बाद ही उसकी बाउंड्री वॉल गिर गई। जी। राम मंदिर गुजरात की कंपनी ने बनाया, वहाँ के मुख्य पुजारी का ही बयान आया था सत्येंद्र दास का। जी। कि पहली बरसात में ही उसमें पानी टपकने लगा। लोकसभा गुजरात की नई संसद भवन जो गुजरात की कंपनी ने बनाया उसमें जगह जगह पानी टपक रहा है। अभी सर वंदे भारत में भी पानी टपकने का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, और जो लोकसभा पुरानी अंग्रेजों ने बनाई सैकड़ों साल पहले जी 1945 में जिसकी शुरुआत हो गई वो आज भी चल रही है। जी। तो आज देश में जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था जी उसी तरह इस देश में गुजरातियों का शासन है। जी। और जिस भारतीय जनता पार्टी में हम लोग नारा लगाते थे भारत माँ की तीन धरोहर, अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जी, उस भारतीय जनता पार्टी में अब
सिर्फ पैसे के लिए राजनीति हो रही जी। है। आप देखो सारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाजपा के हैं जी लेकिन खाद तो किसानों को नहीं मिली। जी तो जब हर स्टेट का कृषि मंत्री जी सर्वे करा के डिमांड लेटर सेंट्रल के कृषि मंत्री को भेजता है जी कि दलहन तिलहन कितने लाख हेक्टेयर में है, कितनी उर्वरक चाहिए, जी तो फिर ये इतनी भारी मात्रा में शॉर्टेज जो कमी कैसे आ गई? जी इसका मतलब आपके पास में जनता के किसानों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। जी हमारे यहाँ फसल ही सूख गई, बांध में पानी था लेकिन हमारे नहर नहीं छोड़ी गई सर। अक्षम नेताओं ने पानी ही नहीं दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र का किसान अपना जो लागत लगाया था वो लेकर के नहीं आ पाया। जी अब आप देखिए बिजली 1 रुपया यूनिट का खर्च आ रहा है लगभग, बल्कि 70 पैसे का। जी जो उपभोक्ता को दी जा रही, गुजरात की जो कंपनियां दे रही हैं वो 14 रुपये पे दे रही हैं। जी और आप ये भी मजे की बात देखो कि जो 2 पंखे चला रहा है जी। गरीब आदमी, जी उसके यहाँ बिल 20,000 25,000 आ रहा है। जी इतना गैर संवेदनशील व्यवहार अंग्रेजों का नहीं था। जी महात्मा गांधी जब अनशन पर बैठते थे तो उनकी भी कुछ मांगे वो मान लेते जी जब हम गुलाम थे। जी आज तो स्थिति ये है कि हमारे किसान बैठे रहे और 700 किसान मर गए जी दिल्ली की सीमा पर बैठे बैठे, जी और इतनी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी कि कोई जा करके उनकी बात सुन ले और जी। जो उचित है उस बात को मान ले। जी आप ये देखिए जो जीवन भर के लिए राजा होते थे, शिवाजी, छत्रसाल, जी। महाराणा प्रताप, ये रात में भोज विक्रमादित्य ये भेष बदल करके जाते थे। जी ये जानकारी करते थे कि हमारी जो सन खत्म हो गया। जी अब राजनीतिक व्यवसाय हो गया है। ये सबसे मुझे तो लगता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ जी। कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, जी सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, महात्मा गांधी होते, मौलाना आजाद होते, जी। वो कहते थे कि अंग्रेजों से कि भैया आप ही चलाओ, हमें नहीं चाहिए राज। जी मतलब अंग्रेजों से ज्यादा बदतर खराब हो गई है। जी जो इस तरह की स्थिति है जी वो इतनी निराशाजनक, इतनी दुखद है जी कि किसी को भी आप झूठे मुकदमे में जेल भेज सकते हो। देखिए 4 पहिया में जो मोटी गाड़ियां निकलेंगी, जो बड़े लोग निकलेंगे, उनको प्रशासन चेक नहीं करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन मोटरसाइकिल में अगर 2 आदमी जा रहे हैं, उनका घर का कोई आदमी बीमार हो गया, कोई जी। गरीब आदमी तीसरा सदस्य लेके जा रहा है, तो उसका चालान 1500 का। जी अब इतना बड़ा आदमी होता तो 4 पहिया गाड़ी ना ले लेता। बिल्कुल सर। तो आज जो भारत सरकार की नीतियां हैं जी और प्रदेश सरकार की वर्तमान की जो नीतियां हैं, ये गरीबी हटाने के लिए नहीं है, गरीब को समाप्त कर देने की। जी कि गरीब मर जाएगा, अपने आप गरीबी हट जाएगी। और गुजरात की जो जैसे ये अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं, जी 75,000 सैनिक भर्ती होता था सेना में हर साल। जी अब इनने 46,000 अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं जी। एक साल में। जी उसमें 16,000 रख के बाकी निकाल दिए जाते, तो जो बाकी निकलते हैं वो गुजरात की कंपनियों में बॉडीगार्डी कर रहे हैं। जी कल को जब उनके खिलाफ असंतोष, उनकी गलत नीतियों का विरोध भड़केगा तो ये अपने ही लोगों पर हमला करेंगे। जैसे आजकल बॉक्सर नहीं रखते प्राइवेट जी कंपनी जी वाले, जी सड़ा माल आपको दे देंगे और आप उसकी शिकायत दर्ज कराने गए तो बॉक्सर ने मार मार के आपका लाल मुंह कर दिया और बाहर निकाल दिया। जी तो आज जो स्थिति है, उस स्थिति में गरीब असहाय, बेबस, लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कहते थे कि राजतंत्र में राजा के बाद उसका बेटा राजा होता था। आज कौन नेता ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद को नहीं वहां पे कुर्सी में बैठा हुआ देखना चाहता है? तो यही तो राजतंत्र में होता था जो लोकतंत्र में हो रहा है। जैसे आप बात कर रहे हो, मेरे परिवार में मेरे बेटे कोई राजनीति में नहीं है जी। न वो कोई प्रचार में जाते हैं, ना मीटिंग में जाते हैं। वो अपना घर में रहते हैं, अपना परिवार के साथ रहते हैं जी। और मैं उनको राजनीति से दूर भी रखना चाहता हूँ जी मैं कह भी देता हूँ कि जब बेटा तुम्हें कोई काम ना मिले तो रेलवे स्टेशन में भीख मांग लेना। पहले खादी का कुर्ता पजामा पहन के कोई नेता निकलता था तो लोग श्रद्धा से खड़े हो जाते थे। जी कोई समाज से भी जा रहा है, जी बिल्कुल किसी क्षेत्र का अच्छा व्यक्ति जा रहा है, आज लोग भयभीत हो जाते हैं जी अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर के। जी आज देश की जो दुर्दशा है, उस जिम्मेदारी से नेता अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी उनको इस जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तो नौकरशाही अपने आप ठीक रहेगी। जी तो आज जो स्थिति है वो बेहद निराशाजनक जी गरीब के लिए। अब जैसे स्कूल खत्म हो जाए, जी अब बता दो गरीब आदमी जो महंगे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा पाएगा सर। तो सीधे सीधे ये एक कोई पुरानी कैटेगरी आ रही है ना कि हमारा बेटा तो इंग्लिश पढ़ेगा, कोचिंग करेगा, नौकरी में जाएगा। जी अब तुम्हारा बेटा दारू पी करके अपना मजदूरी करेगा, ठिलिया लेकर के सड़क पर घूमेगा। अब ये माल पूरी रात खोले रहते हैं। जी दुकानदार मार्केट में 8 बजे दुकान बंद ना करे तो दरोगा डंडा लेके पहुंच बिल्कुल जाएगा कि बंद कर दो। अब ऑनलाइन आप घर में सामान मंगाइए, वो सस्ता है। बिल्कुल जो बेचारा 5,000 रुपए की पूंजी जुटा के ठिलिया लगा के अपने परिवार का पोषण कर रहा है, स्वाभाविक है उसका सामान महंगा है। जी
तो उसको कैसे कोई ले लेगा जो चीज आपके एक ऑनलाइन ऑर्डर पे घर में आ रही है उससे सस्ती। ऑनलाइन वाले तो उद्योगपति अमीर है वो। हाँ, तो इस तरह से आप गरीब को खत्म कर रहे हैं, उसका रोजगार खत्म कर रहे हैं, उसको भूखों मरने पे मजबूर कर रहे हो। 5 किलो अनाज से क्या होता है जी। हाँ, जो पूरे देश में चमचमाती सड़कें बना रहा है, अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, पूरे देश की तस्वीर और तकदीर बदल रहा है, उसको आप 5 किलो अनाज देकर के विकलांग और सुविधाभोगी बना रहे हो जी। उसके पुरुषार्थ को आप चुनौती दे रहे हो और खुद आप खा रहे हो। प्रधानमंत्री की एक रैली में 1 करोड़ का एसी पंडाल लगता है जी। 5 जिले की रोडवेज की सब बसें लाई जाती हैं, पूरी पुलिस प्रशासन, करोड़ों रुपए की होर्डिंग लगती है जी। ये है तो जनता का पैसा जी। मैं तो आज तक होर्डिंग ही नहीं लगाया कभी, आपने देखी नहीं होगी जी। बिल्कुल। हम कहते हैं कि भाई अगर लोग हमको हमारे काम से नहीं जानते तो होर्डिंग लगाने से कैसे जान जाएंगे जी जी। आपका काम बोलना चाहिए, हम पत्थर नहीं लगाते जी। हमारा कोई आपको गेट ना मिलेगा कहीं भी जी, जो जैसे उन्होंने कहा कि फला विधानसभा में आपका स्वागत है। ये सब भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल है जी। अस्पताल के लिए जो निधि में उपकरण खरीदे जाते हैं, तो जिस कंपनी की एक्सरे मशीन बाजार में खुलेआम 1 लाख रुपए की अवेलेबल है जी, उसको स्वास्थ्य विभाग को माननीय जनप्रतिनिधि मिलकर 2 लाख में खरीद रहे जी। और समझ रहे हैं कि इस देश की जनता मूर्ख है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में 1 से 1 होशियार लोग हैं जी। गांव के आप पढ़े लिखे लड़कों को देखिए जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं जी। इतने अच्छे कमेंट्स और इतनी अच्छी हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता नहीं कर पाते जी। पर यह है कि भाई बड़े घर में पैदा हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उनको एक मंच मिला हुआ है, और वो बेचारे गरीब घर में पैदा हुए हैं, उनको अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मंच ही नहीं मिला है। हमारा भी राजनीति में यही दुर्भाग्य रहा कि मैं बेबाक आदमी रहा, हमेशा कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता रहा, तो सबसे ज्यादा मीडिया ने हमारी छवि खराब की। आज इस देश में ये चल रहा है, जो बड़े लोग हैं वो 1 लाख गलतियां करें फिर भी मीडिया उनको दिखाएगी कि विष्णु भगवान है, कलयुग में इस देश का उद्धार करने के लिए पैदा हो गए जी। हाँ, अभी आप देखिए बागेश्वर धाम में टीन सेट टूट गया जी, कुछ लोग मर गए जी, दर्जनों लोग घायल हो गए जी। तो जो मरे उस परिवार का क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधविश्वासी हमारा गरीब आदमी है जी। आप चित्रकूट जाइए, मैं भी जाता हूँ कभी, बनाया जाता है सर। अभी एक कांवड़ यात्रा आने वाली, उसके लिए सरकार बहुत व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन वही जब स्टूडेंट पेपर देने जाता तब कोई व्यवस्था नहीं होती। आप देखिए ना, जहां भी दंगा होता है जी, किसी नेता की औलाद नहीं जाती जी। उनके लड़के तो जापान में पढ़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं जी। वो अपना विदेशी महिला से शादी करके ढेर सारा पैसा लेकर के आएंगे। गांव के सीधे साधे गरीब हिंदू परिवार के लड़के को आगे करके दंगा कराया जाएगा, वो सालों जेल काटेगा जी। नौकरी लायक रह नहीं जाता, थाने से लेके आ जाता है कि इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इस पे मुकदमे पंजीकृत हैं, और 4 रोटियों में आपके पीछे 2 मारो, आप उसके नाम पर राजनीति करोगे। आज अभी सत्ताधारी दल के नेताओं की जन्म कुंडली आप निकाल लो जी, किसी का बेटा फौज में नहीं होगा सर। मैं तो कहता हूँ आप जानकारी कर लो, मेरे पिताजी खुद फौज में अफसर थे जी। तो आप दूसरे के खून पर अपना राज तिलक कर रहे हो जी। मर किसी का बेटा रहा है, एक परिवार अनाथ हो रहा है, एक स्त्री विधवा हो रही है, और आप अपना उसमें अपना वो कर रहे हो। तो आज जो स्थिति है बेहद निराशाजनक है जी, बेहद कष्टदायक है, और मन पीड़ा से भर जाता है गरीब लोगों को। उनका भाई IPL आ गया, क्रिकेट देखो बैठ करके, ये मत देखो कि कौन नेता कितनी चोरी कर रहा है, ये मत देखो कि धन की संपत्ति को आप देखिए, जितने ऑर्डिनेंस स्मॉल आर्मी कंपनी थी सब फायदे पर थी जी, वो सब बेच दी गई। अब निजी क्षेत्र में तो आरक्षण है नहीं, तो जब कोई शासकीय प्रतिष्ठान ही नहीं बचेगा तो उसमें पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को आप नौकरी कहां से दे दो जी, बता। जैसे लखनऊ का हवाई अड्डा भेज दिया है जी, और पाकिस्तान के साथ इन्होंने प्रतिबंध लगाए जी, लेकिन जो अडानी का एयरपोर्ट है जी गुजरात में, उस पे इन्होंने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए, वो व्यापार करता रहेगा बराबर जी। फसल बीमा योजना में यह है कि भाई किसानों को बहुत लाभ है, तो गुजरात में क्यों लागू नहीं है जी। भाई प्रधानमंत्री के प्रदेश के लोगों को भी तो लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो उद्योगपतियों को धन कमाई का वो है माध्यम जी। आप बता दो अपने क्षेत्र में फसल में आग लग जाए या सूखा पड़ जाए या ओले पड़ जाए, किसको फसल बीमा योजना? किसी को नहीं मिल रहा सर अभी। तो मैं तो मानता हूँ इस मामले में न्यायपालिका भी दोषी है। बिल्कुल, उनकी भी एक जवाबदेही होती है कि भाई गरीब आदमी की जेब में हर आदमी टांका मार रहा है जी, वो आदमी कहीं सड़क पर भी सम्मान नहीं पा रहा है, और इसके बाद भी आप उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, ना सरकार ना न्यायपालिका जी। मीडिया भी आपको कुछ नहीं दिखाएगी जी। मीडिया जैसे हमारे बारे में हमेशा उटपटांग दिखाती रहती जी,
और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं क्या हूँ जी हर गरीब आदमी जानता है। जी तो एक होता है प्रचार, एक होता है दुष्प्रचार। जी अंग्रेजों को जिसको गोली मारनी होती थी जी तो अपने पालतू चमचों से बता देते थे, जी वो प्रचार शुरू कर देते थे कि दीनदयाल पागल हो गया, दीनदयाल पागल हो गया, दीनदयाल पागल हो गया। जी। फिर एक दिन सुबह एक गोरा अफसर घोड़े से निकलता था और दीनदयाल को गोली मार देता था। कि पागल है ये। अब दो तरह की बातें समाज में शुरू होती जी। थी। पहले ये होती थी कि भैया हम गुलाम हैं, जी कुत्ता है जी कोई भी मार दे। जी दूसरा तबका बोलता था कि चूतिया हो, तुमको क्यों नहीं मार दिया, हमको क्यों नहीं मार दिया, उस सड़क में तो हम तुम भी घूम रहे थे। अरे यार वो पागल हो चुका था, जी कोई उसने हरकत की होगी इसलिए अपनी सुरक्षा में गोरा साहब ने उसको मार दिया। जी। आज यही काम हो रहा है। सरकार को जिसको निपटाना होता है तो उसके पीछे मीडिया लगा देती है। हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा अमर उजाला ने छापा था कि बादशाह सिंह के पास 2 क्विंटल सोने का सिंहासन। जी तो मैंने जैसे ही मुकदमा किया कानपुर कोर्ट में तो उनकी जान निकल गई। जी। मैंने कहा यार तुम लोहे का 2 क्विंटल का दिखा दो हमारे यहाँ। सोने का सर बताया गया। हाँ, अमर उजाला ने मुख्य पृष्ठ पे छापा था जी कि बादशाह सिंह के पास 2 क्विंटल सोने का सिंहासन। जी तो मैंने फिर कानपुर में मुकदमा किया। जी तो फिर उन्हें आके माफी मांगी। जी तो आज जो स्थिति है वो ये है कि जो घोर बेईमान है जी सुबह से शाम तक, जैसे हाईवे बनते हैं तो उसमें लागत आ रही है 1 किलोमीटर में 2 करोड़ जी, लेकिन एस्टीमेट बन रहा है सीधा सीधा 18 करोड़। जी तो जो बड़े चोर हैं उनके, जैसे आजकल नहरों की सफाई कैसे हो रही है उत्तर प्रदेश में, आप सर्वे करो ना जाकर। अभी ये बड़ी नहर अपने यहाँ चल रही है सर। ये जितनी नहरों की तल्ली की सफाई होती है, तो पहले क्या होता था हम लोगों के समय में, जी हम लोगों के समय में ये होता था कि जनता ये शिकायत करती थी कि भैया इनने गहरी सफाई नहीं की है, ऐसी 6 इंच 8 इंच छीलता हुआ अपना इनने ऊपर ऊपर छील दिया। अब क्या है कि ना काम करो ना गलती होगी जी। जो भी पैसा है नेतावतकारी आधा आधा डाल दें और नहर छोड़ दो, बस दिखा दो कि सफाई हो गई। जी यही चल रहा है सर। आम जनता को भी लगता है कि अभी इसका पैसा नहीं आया है। जी। तो पहले क्या होता था कि घटिया ने, अभी देखो खरेला चाना रोड बना, अब देखो जाकर बिल्कुल सर 1 साल नहीं हुआ है पूरी सड़क उखड़ गई हो। हमारे समय के काम देख लो आप, जिस सड़क से आप चल करके आए जी। हो, बिल्कुल सर, ये 17 साल पहले बनी। बिल्कुल अभी भी वैसे ही है। हाँ, केवल ऊपर का भरोस का हो गया, बाकी अभी भी वो चल रही है। जी। तो आज जरूरत क्या है, आज जरूरत यह है कि देश को लोग बड़ा नहीं मान रहे, कुर्सी को बड़ा मान रहे। कुर्सी बनी रहे, चाहे घर घर में खून बह जाए, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा हो जाए। अब एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे जी, दूसरी तरफ मैं अपने लोकसभा चुनाव की घटना बता रहा हूँ जी। एक गांव है बांधुर विमान के पास जी। वहाँ एक संतराम व्यास जी हैं, वो अपने बुंदेलखंड के ही हैं, बरुआ के पास के जाति के यादव हैं जी। तो हमारे कुछ समाज के धर्म गुरुओं ने कह दिया कि यादव को व्यास गद्दी में बैठ के कथा वांचने का अधिकार जी। नहीं है। जी। तो मुझे बुलाया गया था, तो बोले आप उस कथा में मत जाइए। हमको बुलाया गया इसलिए हम जा रहे हैं, बिना बुलाए तो जा नहीं रहे। तो मैंने उसमें कहा कि भाई बाबा रामदेव कौन है? जी। वो भी यादव है जी। उसकी कथा क्यों सुन रहे हो? जी। यानी गरीब यादव को व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं जी। अब ये इटावा की घटना भी सर बहुत। हाँ, ये दूसरी घटना जी। और अगर संपन्न यादव व्यास गद्दी में बैठ जाए तो उसको पूरा अधिकार है। जी। तो आजादी के बाद हम लोगों ने ये पाया, तब मुझे लगा कि महर्षि महेश योगी जी भारत में 40 वर्ष तक लौट करके क्यों नहीं आए? जी। क्योंकि वो कायस्थ बिरादरी के थे जी। तो उनको मालूम था कि इस देश में गुण तो कोई देखता नहीं, जी, जाति देखता है। तो जब पूरी दुनिया मुझे मेरे योग के कारण मुझे सम्मान दे रही तो वहां मैं क्यों जाऊं? वो कह देंगे फला लाला का लड़का है। जी। ये नहीं कहेंगे कि हमारी भारत की एक बहुमूल्य अमोल धरोहर है। जी। तो आप भी जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आज भी देखते हो जो स्थिति हो, सबसे पहले सामाजिक उत्थान, आपस में जो हम लोगों की सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको संस्कार अच्छे आगे बढ़ने को मिले। अभी हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा भी बीमार हो जाए तो अब बताइए झांसी के पहले कौन सा अस्पताल? जी। अस्पतालों में तो सर बहुत हालत खराब है सर, बहुत ज्यादा। महोबा को तो चलिए मुलायम सिंह यादव जी ने जिला बना दिया। जी। ये पहले 9 गांव से वहाँ के जो गांव थे चमरौआ हमीरपुर जाते पैदल बहुत, एक दिन जाने में 1 दिन आने में। जी बिल्कुल। तो कितनी खराब स्थिति में, और जनता ने झोली भर करके दिया। राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, राज्यपाल इनका, सारे बैंकों के प्रधान से लेकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष इनके, जिला पंचायत अध्यक्ष इनके, ब्लॉक प्रमुख इनके। फिर इसकी बात 11.25 साल का बाद के बाद अगर देश में कोई गड़बड़ी है तो नेहरू जी जवाब दें। अभी भी कहते हैं एक बार मौका और भैया अगर ईवीएम हटा दी जाए जी
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर 20 से 21वां विधायक जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। ये तो सर बहुत बड़ी बात कर दी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ जी। हाँ, खाली ईवीएम हटा दी जाए जी। हाँ, ईवीएम की साख आम जनता में खत्म हो गई है जी। और चुनाव आयोग की भी कोई साख नहीं बची है जी। एक तरह से लोकतंत्र को मजाक बना रहे हैं। आपने देखा बांग्लादेश में चुनाव आयोग जी। को जनता ने सड़कों पर जूतों से पीटा। जी। पीटने के बाद उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसे जेल में बंद कर दिया। जी। तो फिर कहाँ साख बची सर? तो अब चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। जी। आपने देखिए टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त तो देखा है जी। और बाद में राजीव कुमार जैसा बिल्कुल गिरा हुआ चुनाव आयुक्त देखा है। जी। तो आज इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो पिछड़ा है, जो दलित है जी, जो गरीब सामान्य वर्ग का लोग है, जो अल्पसंख्यक है, उसको आगे आना पड़ेगा जी। अन्यथा जो स्थिति है वो बेहद निराशाजनक है। स्कूल खुलने चाहिए कि बंद होने चाहिए? खुलने चाहिए सर, जनसंख्या बढ़ रही है, खुलने चाहिए। भाई बड़ा आदमी तो चला जाएगा, बंगलौर में पढ़ने लगेगा, और अब उनका क्या होगा? 100 का जो पेट्रोल ले रहा है जी, 150 की दाल ले रहा है, 170 का आया है अभी कड़ुआ तेल हमने मंगाया इसके लिए 1 किलो जी। तो उस स्थिति में मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है जी। कि भाई ये हो कि भाई इतनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से मजदूरी बढ़ जाए जी। तो अब एक तो ये होता है कि सरकार गरीबों का ध्यान दे, किसानों का ध्यान दे, मजदूरों का ध्यान दे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कितनी फीस बढ़ा दी जी, तो उस पर लोड किस पे पड़ेगा? पिछड़े परिवारों पे, दलित परिवारों पर जी, अल्पसंख्यक परिवारों पर, जो थोड़े बहुत यूपी में आदिवासी उन पर। आदमी लास्ट में कह देता है भैया 3 लोगों में 1 आदमी मत पढ़ो जी, जेब नहीं हमारी उतना बोझ उठाने को तैयार है। तो सबसे बड़ा जो कष्ट है कि इतने संवेदना से हीन तो अंग्रेज भी नहीं थे जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति, आए दिन रेल में दुर्घटनाएं होती हैं जी। कभी किसी मंत्री ने उसकी नैतिकता के आधार पर, लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दिया था, मैं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले ली थी, देश के नागरिकों की मृत्यु के लिए अपने को उत्तरदायी मानता हूँ और मैं रेल मंत्री। लेकिन आज कोई रेल मंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए, इस रेल मंत्री का तो गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा। कम से कम आप लिस्ट बना के देख लो, 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं और थोक के भाव में लोग मरे जी। पर उसमें मरा आम आदमी, गरीब आदमी, बड़ा आदमी तो कोई मरता नहीं जी। जैसे हवाई जहाज है सीधे एकदम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। अभी सर अहमदाबाद वाला प्लेन हादसा हुआ था। आपका रख रखाव करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस करना चाहिए, देखना चाहिए। भाई डबल इंजन के आपके पास विमान है तो फिर भी क्रैश हो रहे हैं, तब कहीं ना कहीं तो है सर, तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी का नुकसान हो रहा है। तो आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो केंद्र सरकार की साख और विश्वसनीयता खत्म। यूपी में देखो, छोटे ठेके गोरखपुर के ठेकेदारों के पास है जी, और जितने बड़े ठेके हैं 100 करोड़ के, पूरे यूपी की टोल जी गुजरातियों के पास है जी। और इतना मगरूर है वो जी कि कई बार तो जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी गाड़ी रोक लेते हैं जी, सांसदों की गाड़ी रोक लेते हैं जी। और जब वो गिड़गिड़ाते हैं, उनका गनर जाता है, दिखाते तो मुश्किल में 1 गाड़ी पास करते। तो मैं कह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा जो अवमूल्यन हुआ है वो राजनीतिक लोगों का हुआ है जी। उनमें भी नैतिकता नहीं रह गई, उनको भी अपने ऊपर भरोसा हट गया। मैं तो कह सकता हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं आज तक जी, हमने अपने चरित्र पर समझौता नहीं किया, जी, सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया जी। चाहे राज्यसभा के चुनाव रहे हों, कई बार ऐसे मौके आए, नहीं हम 1 पैसा नहीं लेंगे जी। हमने निधि में कभी पैसा नहीं लिया, किसी बड़े उद्योगपति से आज तक चंदा नहीं लिया जी। चले जाओ आप नौदहा में जी। क्योंकि हमारे पिताजी स्वभाव से ही जी अमीर विरोधी थे, वो गरीब समर्थक थे जी। तो मैं उनका बेटा हूं, इसलिए मेरे ऊपर अपने पूज्य पिताजी की विरासत को भी संभालने का जी एक हमारी पर जिम्मेदारी है। बगल में जैसे आप घोषे होंगे तो उन्हीं का मंदिर बना है, बिल्कुल हमारे पिताजी और माता जी का जी। और शायद आप मीडिया की मुख्य धारा से होते तो मैं मना कर देता जी। आपको ताज्जुब नहीं होगा कि मैं सालों से अखबार नहीं पढ़ता जी जी। आप जानकारी कर लो जी। चैनल नहीं देखता मैं जी। आप देखो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो रहा था, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति चाहता था कि हमारा देश जीते जी। लेकिन अब मीडिया में जो चैनल में थे वो कराची पे कब्जा हो गया, फलाना हो गया। अरे तुम जोकर हो कि मदारी हो जी? कुछ तो यार इतना झूठ बोल रहे हो कि कल को तुम सच बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं, उसको भी झूठ समझेगा। बिल्कुल सर। हाँ, अब इस तरह से जैसे कोई रेस हो रही हो घोड़े की, इधर एक भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, पूरा दुनिया आप पर हंस रहा है जी कि आजादी के 75 साल बाद आप बताइए जैसे कोरोना हो गया जी, तो थाली बजाने से कोरोना दूर हो जाएगा?
अच्छे डॉक्टर आएंगे, दवा देंगे और सबको पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा तो बच जाएगा आदमी। लेकिन आप तो थाली बजा रहे हो, मोबाइल जला रहे हो, सारी दुनिया हंस रही है। जला भी रही है सर। हाँ, नहीं, सारी दुनिया हंस रही है। वो लोग कहते हैं कि यार अंग्रेज ठीक कहते थे। अंग्रेजों का पूरी दुनिया के 143 देशों पर राज्य था जी। तो कई लोग कहते थे यार पूरी दुनिया क्या घूमना, अंग्रेजों से ही पूछ लो जी। तो वो पूछते थे कि ब्राजील में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, चीन में क्या है, श्रीलंका में क्या है, वो बता देते थे। जैसे पूछते थे भारत में क्या है जी तो वो बता देते थे कि ये मदारियों का और टुटके उटके ताबीज आबीज बांधने वाले और सांप पकड़ने वाले सपेरों का देश है जी। अंग्रेज ये इंप्रेशन देते थे हमारे देश के बारे में। और मुझे आज जान करके यही कष्ट होता है जी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि थाली बजाओ और कोरोना चला जाएगा। जी जी। मोबाइल जला, और मूर्खों की भी कमी नहीं है, वो भी जलाते हैं सर। हाँ, क्योंकि इन मूर्खों का ट्रायल पहले भी हो चुका है ना। पहले ट्रायल इस तरह हुआ कि गणेश जी दूध पी रहे हैं जी। तो थोड़ी देर में मीडिया ने दिखाया कि इंदौर में गणेश जी दूध पी रहे हैं, फिर आया बंबई में गणेश जी दूध पी रहे हैं, कानपुर में मंदिर में दूध पी रहे हैं, हमीरपुर में पी रहे हैं, झारखंड में, भुवनेश्वर में, मतलब हर जगह। तो ये फिक्स हो गया कि हम जो फिल्म दिखाएंगे ये मूर्ख देखेंगे उसको। फिर मुंह नोचवा लांच हुआ जी कि फिट उधर कूद गया, छत पर वो महिला सो रही थी उसकी चोटी काट के ले गया तो मुंह नोचवा झारखंड में देखा, मुंह नोचवा मुंबई में देखा, मुंह नोचवा कानपुर में देखा, लेकिन पकड़ा नहीं गया कहीं जी। हाँ, देखा सब जगह। किसी मतलब अंधविश्वास का, किसी को नोच दिया, किसी के वो काट लिया। अब जब ये 2 मैच फिक्स हो गए तो तीसरा मैच फिक्स हुआ फिर जी कि कोरोना से अगर बचना है थाली बजाओ अपनी छत पे खड़े होकर जी, और इसके बाद में अपना मोबाइल जलाओ। तो उन्हें मालूम है ना कि ये जो मनमानी भीड़ है जो हम लोगों में योग आदमी है 7.5 करोड़, तो विदेश चले गए जी। उनको लौट के तो आना नहीं है जी। अब बचे वही सीधे साधे भोले भाले सज्जन टाइप के लोग, तो उनको नेटवर्क देते रहो कि सब लोग जनधन खाता खुलवाओ, उससे खाली हो तो बोले आधार कार्ड बनवाओ जी, आधार कार्ड से खाली हो तो पहचान पत्र बनाओ, व्यस्तता बनी रहे। अब अभी देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, ये दुनिया में कहीं भी चुनाव आयोग ऐसी हरकत नहीं करता जी। 1 महीना का आपने समय दिया और कह दिया कि आप 11 प्रमाण पत्र दीजिए जी कि आप यहाँ के नागरिक हैं। उसमें दिखाइए कि 1 जनवरी 1987 के पहले अगर आपके पिताजी माताजी पैदा हुए हैं या आप पैदा हुए हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए जी। बिहार में सबसे ज्यादा, ये तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगी। विपक्ष के लिए नहीं, आम गरीब व्यक्ति के हकों पर कुठाराघात है जी। विपक्ष तो बात वाली बात है जी, कुर्सी तो तब रहेगी जब देश रहेगा। हाँ सर। तो अब वहां साल भर सबसे ज्यादा बाढ़ देश में बिहार में आती है। बिल्कुल, गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते तो पता चला झोपड़ी ही पूरी बह गई जी। अब वो कहां से ये कागजात बनवा के ले आए। करोड़ों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं, कोई हवा भर रहा है, कोई अपना ई रिक्शा चला रहा है, पूरे देश में फैले हुए हैं, वो कहां से बना करके दें। और आसाम में 2 करोड़ मतदाता है जी, उनकी एनआरसी तो आप 8 साल में नहीं कर पाए जी, आज भी जारी है जी। और बिहार में 8.5 करोड़ मतदाता है जी, वो 1 महीने में कैसे हो जाए जी। तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे देश की न्यायपालिका होती है इस चुनाव आयुक्त को उठा के जेल में भेज देती जी जी। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि जिसकी सरकार हो तो खाता ना भाई, जो कुछ वो कहे वही सही जी। अब जैसे हम हैं, हम इसलिए नहीं डरते कि हमारी पर तो मुकदमे लिखते ही रहते हैं जी, कार्रवाई होती ही रहती है। हम आज भी एसी का प्रयोग नहीं करते, आप देख लो हमारे हाँ, बिल्कुल सर जी, एक भी एसी नहीं होगा ना, मैं कूलर का प्रयोग करता हूँ, 24 घंटे में मैं 1 बार खाना खाता हूँ। तो हम जेल को बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि सत्य के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि भगवान पर सब चीजें ना पेंडिंग में आप डाल दो जी, आप खुद कर्म करो जी और उसका फल प्राप्त करो। और जब मनुष्य को बना दिया जी ब्रह्मा ने, तो नारद ने पूछा ब्रह्मा से जी कि पिता मैं आपने मनुष्य को बना के पैदा करके सड़क पे छोड़ दिया जी, इसका भाग तो आपने बनाया नहीं जी। तो उन्होंने कहा कि नारद ये अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करेगा जी। तो आज जो स्थिति है आप देखो, चित्रकूट जाओ जी, जितना गरीब आदमी है वो बेचारा फूटे नारियल की कमर वो लिए खपड़िया और लेट करके परिक्रमा लगा जी। जितने बड़े आदमी वो सीधा फॉर्च्यूनर में आए, उन्होंने मुख्य द्वार पे फॉर्च्यूनर खड़ी की, सीधा अंदर 5000 रुपया अपना कामतानाथ जी के मुख्य पुजारी को दिया जी, सीधा जा करके अंदर से बिल्कुल बैठ के दर्शन प्राप्त किए और गाड़ी में बैठे चले आए। गीता में ही भगवान योगी कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भूतों की
साधना करता है वो भूतों के लोक में जाता है, जी जो देवताओं की साधना करता है वो देवलोक में जाता है, जी जो अपने शरीर को व्रत उपवास आदि नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित करता है जी और हठ योग करता है, जी उसको कभी भी मेरी शरण प्राप्त नहीं होती। जी मेरी शरण में आने के लिए सच्चा मन, जी पक्का विश्वास जी और अच्छे कर्म होने चाहिए। जी लेकिन इसके बाद भी बेचारे तमाम गरीब लोग लाइन पे लगे रहते जी हैं। जी तो ये जो ऊर्जा का भंडार है हमारे देश में, ईमानदार लोगों की जो फौज है, ये जाग न जाए। जी फिर इनको नशे की एक डोज देते रहो, कभी क्रिकेट मैच में, फंसाते रहो, कभी कांवड़ यात्रा में फंसा दो, जी कभी पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, जी मुसलमान देश पे कब्जा कर लेंगे, जी तो तुम ज्यादा बच्चा पैदा करो और ई रिक्शा चलाओ, हम सिर्फ एक बच्चा पैदा करेंगे, वो भी विदेश में पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, वो केवल हमारे चुनाव के समय ऐसी गाड़ी में बैठ के आएगा और आपको स्वर्गलोक की बातें सुनाएगा। जी तो हमें पूरा विश्वास है कि देश एक परिवर्तन की मुख्य धारा के मोड़ पे खड़ा है जी और उत्तर प्रदेश की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आज देखो, जो मुझे सबसे बड़ी पीड़ा है, भाजपाइयों पे मुझे बड़ा तरस आता है। जी जब से देश आजाद हुआ, देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का ही दबदबा रहा है जी। केंद्र में, बिना उत्तर प्रदेश के केंद्र नहीं चला। जी आज 25-26 सांसदों वाले गुजरात के पीछे 80 सांसदों वाला उत्तर प्रदेश पीछे खड़ा है पीछे और खड़ा। मानसिक तौर पर गुलामी कर रहा जी। है। इतिहास लिखा जाएगा तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की भाजपा के नेता हैं वो सबसे ज्यादा कायर, कमजोर और सिद्धांतहीन व्यक्ति के तौर पर समाज याद बिल्कुल। करेगा। सारे गलत काम हो रहे हैं। बताएं विधायक का किसका टिकट उन्होंने फ्री में दे दिया? किसी सब बेचे जा रहे हैं जी खुलेआम। गरीब आदमी कौन बता दे किसका फ्री में काम हो गया? किसी को कोई पास बैठाने के लिए तैयार है। जी। 1945 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा बनी थी, तब एक विधानसभा में 40,000 मतदाता हुए, जी आज 4 लाख। जी फिर भी मंत्री आवास खाली पड़ा है, आप चले जाओ उसमें आधी कुर्सियां खाली हैं। जी बनाया तो गया था कि 40,000 की आबादी वाले लोग आएंगे। जी विधायक आवासों में देखो सन्नाटा छाया जी। क्योंकि बेचारे नेता कुछ काम करने में सक्षम ही नहीं, जी सारा काम नौकरशाही कर रही है। जी और निर्वाचित सरकार होने के बाद भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे राष्ट्रपति शासन चल रहा है। जी इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए पीडीए का जो संकल्प लेके अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, जी सर्वहारा समाज के अच्छे दिन वास्तव में तभी आएंगे जी। जब 2027 में उत्तर प्रदेश में सफल। फिलहाल सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जी और बहुत बहुत धन्यवाद।